हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट वीके पांडे। उन सभी लोगों को ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद जिन्होंने कठिन परिश्रम करके सिविक्स पीजीटी की परीक्षाएं पास कर ली हैं। जो लोग किसी कारण से अगर पास नहीं हुए उन्हें बिल्कुल ही निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह एक कंपटीशन, एक ऐसा चरण है जिसमें कि नाम ही है इसकी प्रतियोगिता, जिसमें कि एक दूसरे से ही काफ़ी कंपटीशन यानी कि आगे निकलने की होड़ लगी रहती है, जिसमें कि कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे चले जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग पीछे रह गए वो कमज़ोर विद्यार्थी हैं या उन्होंने अच्छा पेपर नहीं किया है, लेकिन कहीं पे 1 नंबर 2 नंबर 1 या 2 क्वेश्चनों से पीछे रह जाते हैं। आप लोग बिल्कुल निराश न होइए, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं फिर कहता हूँ, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, उसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि पढ़ाई छोड़े इतने दिन हो गया, इतनी उम्र हो गई, कैसे तैयारी करेंगे। यह कोई मायने नहीं रखता। एक जज्बा होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। मैं ज़्यादातर लोगों से, जो मेरे मित्र हैं या कह लें शुभचिंतक आप ही लोग हैं, आप लोगों से मिलने से एक ऊर्जा का संचार होता है हमारे अंदर। मैं अपने आप को एक युवा समझने लगता हूँ। तो मित्रों, आप लोगों ने इतनी लाखों लोगों को पीछे छोड़ करके जो सफलता हासिल कर ली है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत ही कम है। निश्चित ही कुछ ऐसा था आप लोगों में जो उन लोगों को पीछे छोड़ करके आप आगे चले आए। लेकिन रास्ता यहीं ख़त्म नहीं होता, मंजिल यहीं ख़त्म नहीं होती। मंजिल तो तब मिलेगी जब आप पूर्ण रूप से चयनित होकर के और उस विद्यालय में ज्वाइन कर लेंगे जहाँ से आपकी जीवन की एक नया चरण आरंभ होगा। तब आप थोड़ा सा विश्राम की स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए तैयारी तो करती ही रहनी पड़ेगी। सभी लोगों ने अपना अपना रोल नंबर तो पहले चेक कर लिया था। बहुत सारे लोग हमारे टच में भी हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे भी टच में हैं, कई लोगों के फ़ोन आते रहते हैं और सभी लोगों से वार्तालाप होती रहती थी। लेकिन मैं सोचा एक सामूहिक रूप से एक मैसेज आप लोगों को भेजा जाए, वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए, जिससे कि सभी लोगों के पास पहुंच जाए जो कि हमारे विषय सिविक्स संबंधित हैं या नहीं हैं, क्योंकि प्रारंभिक चरण में जो तैयारी है वो सभी लोगों के लिए एक ही रहती है। इसमें सबसे बड़ा ध्यान शुरुआती दौर में रखना है कि हमको इंटरव्यू का लेटर निकालना है। तो इंटरव्यू का लेटर निकालने के लिए डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से तैयार कर लेना है। आप सभी लोग अपने पोर्टल, यानी कि पोर्टल का मतलब जहाँ से pariksha.nic.in करके जो साइट है जहाँ से कि इंटरव्यू का लेटर डाउनलोड करना है, वहाँ चले जाएं। उस पर रोल नंबर डालेंगे, आपके फ़ोन पे OTP आएगा। कैप्चा भरने करने के बाद आपका वो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट की अपलोड और इंटरव्यू के लेटर निकालने से पहले आप एक बार उसको देख लीजिए, क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या नहीं है। अभी मैं चर्चा तो करूँगा ही। उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको अपने कॉलेज का चयन करना है। कॉलेज का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चयन करना। उसमें केवल आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे चयन करने के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर 5 में से नहीं मिला तो छठा नहीं मिलेगा। 5 आपकी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी इसलिए है कि अगर आप टॉप लिस्ट में आते हैं, सपोज कर लीजिए आप 1 से 10 में आ गए आप, तो जो आप कॉलेज को ऑप्ट किए रहेंगे, मान लीजिए पहला ऑप्ट किया आपने लखनऊ, तो अगर आप 1 नंबर पे हैं, यानी कि पूरे मेरिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे हैं, तो चयन करने का पहला हक आपका ही है। आपको तुरंत लखनऊ मिल जाएगा, किसी और को मिलेगा नहीं। दूसरा है, मान लीजिए अम्बेडकर नगर या गौतम बुद्ध नगर है, अगर उसके ऊपर कोई और नहीं है तो आपको मिल जाएगा। यह इसका फ़ायदा होता है। इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। जब भी फाइनल रिजल्ट आप पिछले साल का देखिए या इस बार का देखेंगे,
तो एकदम मेरिट के हिसाब से चयन देखने को मिलता है, यानी कि जो पहला रहेगा पहला करेगा, दूसरा दूसरा करेगा। तो जो 5 कॉलेज आपके रहेंगे, यदि आप मेरिट में ऊपर हैं तो जिस कॉलेज का आप चयन करेंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कॉलेज के चयन करने में बिल्कुल ही ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको लखनऊ मिल जाए, प्रयागराज मिल जाए या बड़े बड़े शहर हैं, क्योंकि नौकरी एक दिन के लिए नहीं करनी है। इसलिए कोशिश से रहना चाहिए कि नौकरी वही सबसे अच्छी होती है जो अपने घर से किया जाए। अगर हम जिस शहर के रहने वाले हैं, अगर प्रयागराज के रहने वाले हैं तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमको प्रयागराज का कॉलेज मिले, क्योंकि कहीं दूसरी जगह इस्टेब्लिशमेंट बनाना, रहना, नया घर बसाना, हर सुख सुविधाएँ जो है अलग से करनी पड़ेंगी। वो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं अच्छा रहता है। जो लोग अगर परिवार की जिम्मेदारी है और परिवार के साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो अच्छा ही होता है कि आप अपने शहर के कॉलेज का चयन करें, क्योंकि उससे आपके कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। एक नया काम भी रहेगा, स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे, बाकी सेटअप तो पहले से बना रहते हैं, तो नौकरी करने का आनंद आता है। क्योंकि अध्यापक की नौकरी ऐसी होती है कि जिस विद्यालय में आप ज्वाइन कर लिए, अगर आप अपने मन से ट्रांसफ़र के लिए अर्जी नहीं देते हैं तो आपकी पूरी नौकरी उसी विद्यालय में बीतनी है। इसलिए कॉलेज का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी सुविधा का ध्यान रखें, जिस लोकेशन पे वहाँ से डिस्टेंस को देख लें। और कॉलेज अच्छा या बुरा इसके बारे में तो कुछ लोग जान भी सकते, नहीं जान सकते, लेकिन हम मान के चलते सभी कॉलेज अच्छे ही होंगे। दूसरी चीज़, कॉलेज का जो सीट आपके पोर्टल पे दिखाई देगा, जब आप रोल नंबर डाल के आगे जाएंगे तो उसमें हर कैटेगरी का अलग अलग रहेगा। जैसे जनरल का है तो जनरल के कॉलेज वही दिखाई देंगे जो कि जहाँ पे जनरल की वैकेंसी होगी। अब देखेंगे जनरल, अगर जनरल करेगा तो उस कॉलेज के सामने देखिएगा जनरल 1, OBC 0, SC 0, ST 0 ऐसे करके लिखा होगा। तो आप लोग जिस संवर्ग के हैं, अगर जनरल के हैं तो जनरल वाले कॉलेज देखिएगा, OBC के वाले दिखाई देगा, SC है तो SC के दिखाई देगा, ST है तो SC दिखाई देगा। बालिका है तो बालिका वर्ग के कॉलेज, उन्हीं कॉलेजों का नाम आएगा जहाँ पे कि बालिका वर्ग की सीटें हैं या OBC की सीटें हैं। तो इसको देख करके दूसरों से नहीं, जैसे मुझे से आप पूछिएगा तो जनरल की सीटें दिखाई देंगी, तो जो लोग OBC के बच्चे हैं उनकी जगह हो सकता है वो ना दिखाई दे। ये हो सकता है कि उसी कॉलेज में जनरल का भी, OBC का वैसा भी हो सकता है, लेकिन वो सबको दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग अपने अपने वर्गों का कॉलेज का चयन अपनी सुविधा अनुसार कर लें और सोच समझ के कर लें। अभी कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है, एक दिन देख लें, गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होंगे कि जहाँ आपने सुना नहीं होगा, तो गूगल से जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से देख लें कि कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस हिसाब से कर लें। तो कॉलेज का चयन कर लेंगे, 5 ही उसमें ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, तो 5 आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ से घसक करके दूसरी तरफ आता है, उसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रिंट आउट लेना चाहिए। कभी कभी कई सालों में देखा गया है कि आयोग जो है कॉलेज अलॉटमेंट करते समय गलती कर देता है कि आपको उस कॉलेज को मिलना चाहिए, किसी और को दे देता है, तो उसकी अपील करने पर वो सुधार हो जाता है, लेकिन वो करना आप ही को पड़ेगा। इस नाते वो कॉलेज की प्रिंट आउट जरूर लेकर रख लीजिए। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो डॉक्यूमेंट में आप जब देखेंगे जा कर के वहाँ पे, तो सबके सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, PG का सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल, ID प्रूफ और अदर्स जो वेटेज वाले हैं जैसे M.Ed B.Ed वगैरह हैं उसके। तो लिखा तो सर्टिफिकेट है, आप केवल सर्टिफिकेट ही कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों साथ में क्लब करके करें। जैसे कि अब स्कैन करिएगा तो मान लीजिए मार्कशीट पहले स्कैन कर लिए, फिर वो PDF बन जाएगा उसका, और फिर सर्टिफिकेट को स्कैन करेंगे तो उसका PDF बन जाएगा। दोनों PDF को अगर आप अपने करते हो तो ऑनलाइन मर्जर कराता मर्ज हो जाएगा, ऊपर सीक्वेंस में हो जाएगा, तो उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो जब मार्कशीट चेकिंग कराने जाएंगे तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही साथ दिखाई देगा, तो वो चेक करते जाते हैं। जिससे कि सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, और जब हम आयोग में पहुंचते हैं तो एक फ़ोल्डर ले लेना चाहिए जिसमें कि कई फोलियो लगे हों, और उसमें जिस क्रम में आप अपलोड किए रहते हैं उसी क्रम में रख देना चाहिए। तो फाइल दे देंगे तो पलट के देखते चले जाते हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन रहता तभी पूछते हैं, अदरवाइज वो चेक करने के बाद आपको फाइनल लेटर निकाल के दे देंगे कि आप जा कर के काउंटर पे मिलिए। तो सभी डॉक्यूमेंट को PDF बना करके इसी क्रम में लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर का ही मार्कशीट रहता है, बाकी 2 साल का टोटल आया रहता है, लेकिन अगर हो सके तो आप प्रीवियस, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और उसकी डिग्री एक सीक्वेंस में
PDF बना मर्ज करके अपलोड कर दीजिएगा, हो जाएगा। अगर फाइल बड़ी होती है तो उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी, अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से जिन लोगों का कास्ट का देना है वो डोमिसाइल और कलेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सब लोग बनवा चुके होंगे, सबको एक एक क्रम में रखते जाइएगा। और उसी क्रम में जैसे वो पोर्टल में दिया हुआ कि हाई स्कूल मार्कशीट एक कर क्लास तक जो प्लास्टिक का फोलियो रहेगा उसी में लगा लीजिएगा आप, जैसे दिखाई भी दे, भले ही आगे पीछे लगा लीजिएगा। जैसे हाई स्कूल इधर लगाए आगे तो पलट दीजिएगा, तो इंटरमीडिएट लगा दीजिएगा। ऐसे करके आप उसको आराम से दिखा सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जब डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव कर देंगे तो फाइनल इंटरव्यू का लेटर निकल जाता है, जिसमें आपको फ़ोटो, टाइमिंग सभी लिखा रहेगा। ये तो रहा इंटरव्यू का। इस समझते इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न इसके बाद भी हो रही हो तो व्हाट्सएप पे लिखिएगा, फिर उसको हम क्लियर कर देंगे। पहली चीज़ होगी। उसके बाद जो इंटरव्यू का टाइमिंग दिया हुआ वो 7 बजे AM दिया है, बहुत अर्ली है, लेकिन कोई उतावला होकर के ऐसा नहीं कि 6 बजे जा कर के लाइन में लग गए। आप उसको पढ़िएगा, और इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन है तो उसमें लिखा है कि 7 से लेकर के 11 बजे तक। तो 7 बजे थोड़ा बहुत अर्ली है, आप 8 बजे भी पहुंच सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट का चलता रहता है, उसमें कोई रोल नंबर का सीक्वेंस नहीं है कि रोल नंबर 1 आगे खड़ा हुई, रोल नंबर 2, ऐसा नहीं। वो अंदर बैठाते ज़रूर हैं, लेकिन चूँकि चेकिंग कई जगह चलती रहती है तो फिर बाद में वो सीक्वेंस बिगड़ जाता है। तो आप लोग आराम से पूरी तरह से, चूँकि सवेरे का टाइम रहेगा, नहा धोकर पूरी तरह से तैयार होकर के आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा सेंटर पे। और फाइल लेकर के मोबाइल वगैरह सभी जमा करा लेते हैं, इसलिए वहाँ पे मिलता है टोकन मोबाइल जमा करने के बाद का। लेकिन अगर कोई साथ में हो आप लोगों के तो उन्हें मोबाइल दे सकते हैं, लिए रहेंगे, तो उससे आपको निकलने में आसानी होगी। क्योंकि कई बार एक ही बार 10-12 लोग 20 लोग ऐसे निकलते हैं, जैसे अन्य परीक्षाओं में होता है, फिर वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो अगर बैग हो कोई अगर साथ में जाएगा तो काफ़ी आसानी रहेगी, और बाहर ले करके अपना रुका रहेगा, जिससे कि आप इंटरव्यू दे करके निकल जाएंगे। एक बार आप अंदर प्रवेश करके बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं, और कोई चीज़ अगर छूटी रहे तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर चीज़ को बारीकी से देख करके, हर डॉक्यूमेंट को बारीकी से देख करके एक फ़ोल्डर में ज़रूर रख लीजिएगा। किसी भी बच्चे या बच्चियों के नाम में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए 10 रुपये का एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और उसको बनवा के सेफ साइड के लिए अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, जिससे कि अगर वो आवश्यकता पड़े तो उसको दिया जा सके। ठीक है। और जिन लोगों ने PG की डिग्री नहीं निकलवाई है, प्रोविजनल बनवा लें। पुराना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर जिसके पास वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है, उस पर लिखा रहता है। अगर किसी पे नहीं लिखा है या ज़्यादा के लिए लिखा है तो अलग बात है, लेकिन उसके 6 महीने वैलिडिटी रहती है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आसानी निकल जाता है, सवेरे दीजिएगा शाम को मिल जाएगा या दूसरे दिन मिल जाएगा। तो उसको अभी तो इधर छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, आप नेक्स्ट वर्किंग डे के दिन जाकर के ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें किसी तरह का ढीला ढवाली करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्टली सबको सही लेकर के जाना है। पहले जो साक्षात्कार हुआ करते थे उसमें सभी डॉक्यूमेंट के सेट मांगे जाते थे, लेकिन पिछले साल ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप डॉक्यूमेंट के पूरे सेट ले जाने हैं, और कहीं लिखा भी नहीं इस तरीके का। अगर कहीं फिर से एक बार देख लिया जाएगा उसके नोटिफिकेशन में क्या कहते हैं, या इंटरव्यू लेटर निकलता है, अगर ऐसा होगा तो पूरे के सेट बनवाने पड़ेंगे। लेकिन पिछली बार उसके पहले ले जाए जाते थे, तो पिछली बार हम भी लेकर के गए थे, लेकिन वो जैसे ले गए तो वैसे वापस आया। कोई फ़ोटो भी नहीं लगा था, कुछ भी नहीं लगा था, क्योंकि ये सभी वेरिफिकेशन ऑनलाइन होते हैं और सब डॉक्यूमेंट अपलोड है, तो जब चाहे तब प्रिंट किया सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कई चैनल वाले बता रहे हैं कि लेके जाना है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों ने अपलोड कर लिया लेटर, उस पर भी कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना है। मास्क जरूर लग जाइएगा, 2-3 मास्क रख लेने चाहिए। कभी कभी कुछ लग जाता है, गंदा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी को लगा कर रखना, उसको तुरंत यूज़ थ्रो वाला रखना सबसे बढ़िया रहता है, कि कुछ हो गया फेंक दिया, दूसरा लगा लिया। जो गाइडलाइन उस पर लिखा है कि ग्लव्स और सैनिटाइजर साथ में ले जाना है। अगर ग्लव्स ले लीजिएगा, बहुत लोग पहनने में अटपटा लगता है, जैसे मुझे भी अटपटा लगता है, तो आप जो है सैनिटाइज़र रख लीजिएगा, और मास्क ज़रूर 2-3 रख लीजिएगा। 10-10 रुपये के आते हैं आजकल तो। और बहुत ज़्यादा भड़कीला कलर का मत लीजिएगा, ये देखने में दूर से ही अटपटा लगे। उसको लेकर के रख लेंगे तो काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई, सेंटर का जो ऑप्ट करना उसकी बात हो गई,
और फिर आप लेटर निकाल लीजिएगा। अब रहा सवाल कि हम ड्रेस कैसा पहनेंगे, ड्रेस कोड कौन सा फॉलो करेंगे। तो हमेशा लाइट कलर की ड्रेस पहन के जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस प्रोफेशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो अध्यापक है। अध्यापक एक समाज का प्रतिबिंब होता है, एक एग्जाम्पल हम पेश करते हैं अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने कपड़े के द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। तो हम ऐसा ड्रेस पहन करके जाएं जिससे कि लगे कि हम टीचर हैं। जितने बच्चे लोग हैं उन लोगों से मैं गुजारिश रहेगा कि पैंट शर्ट पहन के जाइएगा, जीन्स मत पहनिएगा। स्पोर्ट्स शूज अवॉइड करिएगा, ब्लैक शू पहन के जाइएगा। अपने पास अगर ना हो तो किसी से ले लीजिएगा। सॉक्स वगैरह भी कलर ब्लैक या वाइट ही रखिएगा। तो आप एक आइडिया बनाइए कि हम एक टीचर हैं, कहीं पे हम जाते हैं तो किस तरह का ड्रेस हमारे रहना चाहिए कि किसी का आंखों को चुभे ना, कोई अटपटा न लगे। गर्मी का सीज़न है इसलिए कोट पहनना कोई अच्छी बात नहीं है। टाई लगा भी सकते हैं, लेकिन जो हम अध्यापक वर्ग हैं उस बहुत कम ही जगह पर टाई लगाने की प्रथा है। अगर आपको आदत नहीं है टाई लगाने के लिए तो बार बार जो है वो हाथ जाएगा नाट, सही है कि नहीं, ये देखते रहते हैं। जिन लोगों को आदत होती है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप हैबिचुअल नहीं है टाई लगाने के लिए तो बार बार हो जाएगा नाट देखने के लिए। ऐसे ऐसे करेंगे, सीधा करेंगे। आप कई लोगों को देखे होंगे, अक्सर शादी ब्याह में लोग लगा लेते हैं तो ऐसे करते रहते हैं। तो अवॉइड करिएगा, कोई आवश्यकता भी नहीं रहती है टाई लगाने के लिए। बाल वगैरह की कटिंग करवा लीजिएगा, ज़्यादा कान पे बाल नहीं दिखाई देने चाहिए। ये सभी इंस्ट्रक्शन हम अभी लड़कों के लिए बता रहे हैं। तो एक अच्छा लुक आएगा टीचर्स का। दूसरा ये जो बच्चियां हैं अगर साड़ी पहन सकती हैं, पहनने में कंफर्टेबल हों तो साड़ी पहनिएगा। अगर नहीं कंफर्टेबल हैं तो सलवार कुर्ता जो ड्रेस है जनरली सभी लोग पहनते हैं वही पहन करके आइएगा। बाकी ड्रेस मैं मना तो किसी को भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर ना पहने तो काफ़ी ठीक रहेगा। क्योंकि वहाँ पे भी है कि हम जो जैसा करते हैं वैसे अगला फॉलो करता है। तो पिछले बार इंटरव्यू में हमने देखा था कि कुछ जो विवाहित महिलाएं थीं वो वही केवल साड़ी पहन के आई थी, बाकी जितनी बच्चियां थीं सभी सलवार कुर्ता ही पहन करके आई हुई थी और अच्छा था, प्रीटी अच्छा लुक आ रहा था सभी लोगों का। तो जो बच्चियां ऐसा ही करेंगी और पुरुष जो है वो हल्के कलर का शर्ट पहन करके आएंगे तो अच्छा देखने में भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये ड्रेस का रहा। शूज वगैरह पहले इसको पॉलिश करके चमका लीजिएगा। नया शूज अगर ना लीजिएगा अभी, नहीं तो कभी पैर और में चुभता है तो बार बार अटपटा लगेगा। अगर लिए हो तो उसको पहन करके थोड़ा सा मुलायम कर लीजिएगा। वैसे आप कोई शूज़ तो पैर काटता नहीं है, पहले जो है वो चुभते थे, पैर काट दिया था, पता चलता था। नया शूज पहन करके लंगड़ा चलना पड़ता था, बड़ी ऑकवर्ड स्थिति हो जाती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ड्रेस कोड हो गया। अब चलते हैं इंटरव्यू बोर्ड की तरफ। वहाँ पे एक नीचे बहुत बड़ा हॉल है, इसको पार्किंग के लिए लग रहा है इस्तेमाल किया जाता होगा। वहीं पे सभी लोगों को बिठा देते हैं। और इस बार शायद सिविक्स का इंटरव्यू है। पहले तो कई बोर्ड लेती थी इंटरव्यू, लेकिन इस बार शायद सिविक्स ही रहेगा। हो सकता है एक आध बोर्ड और कोई हो। इस समय पूरा आयोग में सभी बोर्डें काम नहीं कर रही हैं। कुछ 11 बोर्ड हुआ करते थे, इस समय 5 ही है। तो 5 है और लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो इंटरव्यू बहुत तेज़ी से होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा किसी का इंटरव्यू लेने के लिए। और पिछली बार 3 मेंबर हुआ करते थे, अब भी 3 ही होने चाहिए, ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। एक चेयरमैन होते हैं जिनके चैम्बर में लोग जाते हैं और 2 एक्सपर्ट होते हैं। चेयरमैन का काम रहता है केवल इंट्रोडक्शन पूछना, एक माहौल बनाना, कहाँ से आए तो नहीं पूछता कोई। इंटरव्यू में नाम अपने बारे में कुछ नहीं बताना रहता है, पूछा भी नहीं जाता, बताना भी नहीं है। केवल वह यहाँ शुरू कर सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, किस सब्जेक्ट, तो पता ही रहता किस सब्जेक्ट से किया, उसके बाद आपने क्या किया, क्यों आप सिविक्स विषय ली, दूसरा क्यों नहीं पढ़े, वगैरह वगैरह। ऐसे इंट्रोडक्टरी टाइप का चेयरमैन पूछते हैं।
अगर खुदा न खास्ता अगर उस सब्जेक्ट के होंगे तो सब्जेक्ट सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं उन्हें ही सवाल करने रहते हैं। तो चेयरमैन का इंट्रोडक्टरी रहता है और बाकी दोनों मेंबर्स क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसमें किसी तरह कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू एक ऐसा विषय है कि अगर आपसे ही कह दिया जाए किसी का इंटरव्यू लीजिए तो आप उसकी धज्जी उड़ा करके रख सकते हैं, लेकिन बोर्ड का माहौल सकारात्मक ही रहता है। कोई भी सदस्य ऐसा पेश अभी तक तो सुनने में नहीं आया कि वह किसी के साथ इस तरह से पेश आता हो कि वो माने निगेटिव भावना के साथ पेश आता हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। बहुत ही अच्छे माहौल में पूछते हैं। आता है तो आपको बताना है, नहीं आता तो नहीं बताना है। किसी तरीके से उन्हें इस तरह से काउंटर अटैक करके या बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे कि सदस्यों को लगे कि वो हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आता हो साफ शब्द आता है उसको बताना शुरू करिए, नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि नहीं आता या हम इतना ही जानते हैं। एक बड़ा ही अच्छी बात होती है किसी भी सदस्य और कैंडिडेट के लिए। आप जो भी रूम रहेगा वहाँ पे कोई बुलाने नहीं आता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद एक बार कोड मिलेगा आपको, जैसे वो देगा जो डॉक्यूमेंट चेक करने वाला एक लेटर देगा, वो लेटर लेकर के काउंटर पे जाएंगे जहाँ बार कोड मशीन लगी होगी, वो देखती है आपको बार कोड देगा। बार कोड पे वो कमरा नंबर लिखा रहता है और कुछ अंक रहेंगे उस पर, तो आप ले करके जा करके उस कमरे के बाहर खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कई लोग पहले से बैठे हों, जिस सीक्वेंस में बैठे होंगे अभी उसके बाद बैठ जाइएगा। तो एक लड़का निकलेगा फिर बेल बजेगा तो अगले को चले जाना है, क्योंकि वहाँ कोई चपरासी नहीं है कि जो कि बुलाएगा, क्योंकि नाम तो किसी का बोलना नहीं है कि विजय कुमार पांडे आइए, चाहे कोई भी आइए, जय गोपाल आइए, चाहे सब कुछ बोलना नहीं रहता। तो आपको चले जाना है। चले जाते हो देंगे तो लोग उससे कंफर्म करते हैं कौन आए, अपने के पास सीट लगी रहती है उस पर कर लेते हैं, फिर आप बैठ जाते हैं जो भी अभिवादन करें। वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत लोगों की हम लोगों में से आदत होती है कि शुरुआत अंग्रेजी में करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, तो पूछ दिए कैसे हैं आप, वेरी फाइन सर। तो ये आदत से बनी रहती है। यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आप एक दो लाइन और बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप इंग्लिश में बड़े कंफर्टेबल हैं। फिर वो इंग्लिश में अगर शुरू हो गए, अगर आप सही से जवाब नहीं दे पाते हैं फिर आपके लिए दिक्कत होती है, फिर आप हिंदी बोलना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि अगले को मौका मिले। जैसे हम कहते हैं नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, जो भी करिए, आदाब करिए, एक बार करे बैठे, कैसे हैं आप, बढ़िया सर, जो भी है अच्छा है, जो भी जैसा भी आप कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं हाउ आर यू, तब आप उसका जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हिंदी पूछते हैं तो आपको जवाब हिंदी में ही देना है। इंग्लिश में देंगे तो पूछना शुरू कर देंगे। तो आप कितने कंफर्टेबल हैं आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर लैंग्वेज चेंज हो अपने से कोशिश नहीं करना चाहिए कि आयोग के मेंबर्स को कुछ ऐसा मौका मिले जिससे कि वो आप पर हावी होने की कोशिश करें। इस नाते इस बात को आपको ध्यान में रखना है और कोशिश ये करनी चाहिए। बाकी क्या पूछा जाएगा अभी सब वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जो हमने बातें कही डॉक्यूमेंट से ले करके, उन्हें घर से ले करके और कमरे में इंटरव्यू कमेटी के कमरे घुसने तक, जहाँ भी आप जिस डेट को भी आप लोगों का इंटरव्यू है उसके एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करिए। उससे रहेगा कुछ जगह से थोड़ा सा आप एडजस्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। अगर ज़्यादा हेक्टिक रहेगा तो तबीयत ख़राब होने का डर है। और फिर मान लीजिए किसी का मॉर्निंग में ही हो, 7 बजे ही हो, तो आप कहीं से भी जाएंगे, अगर 6 बजे 4 बजे पहुंचते हैं तो नींद पूरी नहीं रहेगी, तो चेहरा बता देता है कि आप पूरी तरह सोए नहीं है, फ्रेशनेस नहीं आएगा, बार बार जम्हाई आएगी। पता चला कमेटी ने कोई सवाल किया था, आप पर जम्हाई आएगा, मुंह खुल रहा है, तो अगला भी डर जाएगा कि बाप रे बाप ऐसा क्या करने जा रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग एक दिन पहले पूरी नींद सोइए। तैयारी के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल इतने हैं कि आप सबके जवाब नहीं दे सकते। हाँ, कुछ ना कुछ शब्द तैयार करिए। इधर आज से ही, आज कितनी तारीख है, 14 है शायद या 13, 14 तारीख से लेकर के जितने भी रोज़ के पेपर एक बार देखना शुरू कर दीजिए। पेपर में वो सब नहीं पढ़ना है, वो ज़िले में पलट गया पुलिस वाले, इसको मारे, सब नहीं पढ़ना, ये न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रंट वाला पेज पढ़िएगा जहाँ पर कि निकलता है जो कॉमन रहता है। उसके बाद लास्ट का पेज पढ़िएगा, लास्ट के पहले वाला एक पढ़िएगा,
और एडिटोरियल पढ़िएगा। इतने पेज पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी बीच में उसको इग्नोर कर जाइएगा। 1 से 2 पेपर को आप देख लेंगे तो ये तो पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या होगा। एडिटोरियल को हर एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो आपकी काम लायक दिखाई दे रहा है, जो लगता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसको पढ़िएगा। क्योंकि हम सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, हम टीचर का एक सिविक सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो जो चीज़ें हम लोगों से रिलेटेड हैं, अगर उस पर कोई एडिटोरियल निकलता है तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इससे ही है कि हमारे आयोग के मेंबर जो है, बहुत कम ही लोग हिंदी के पेपर पढ़ते हैं, शायद पढ़ते भी नहीं होंगे, लेकिन आता सबके इंग्लिश का ही है। तो जिस पेपर में आप कंफर्टेबल हो उस पेपर को आप पढ़िएगा। और उसमें जो वही पहला पेज, उसके पीछे वाले पढ़ सकते हैं, लास्ट के पेज पढ़िएगा, उसके पहले इकोनॉमिक्स वगैरह वाली जो खबरें आती है उसको पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट छोड़िएगा, उसके पहले जो एक पेज और आता है जिसमें अन्य घटनाओं की समरी रहती है, और एडिटोरियल का देख करके इसको आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको करेंट के बारे में पता चल जाएगा। और इधर जो 1-2 मैगजीन आई होंगी कुछ की वार्षिक संकलन आती हैं, जैसे दृष्टि की आती है, प्रतियोगिता की आती है, तो उसको भी देखिएगा। उसमें भी जो करंट जो घटनाएं हो रही हैं वो, और जो रिलेटेड है अपने सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस से, उसको पढ़िएगा। बाकी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार जो फीडबैक मिल रहे हैं कि इंटरव्यू कमेटी किसी कैंडिडेट पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रही है, मुश्किल से 5 से 6-7 मिनट लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इंटरव्यू बोर्ड पे और जल्दी जल्दी इंटरव्यू ख़त्म करना है। तो इसलिए कोशिश से रहे कि जो भी जवाब हो उनका दिया जाए। पता चलता है एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, यार नहीं बता पाए तो वो सब गड़बड़ हो गया। तो जवाब देने की पूरी कोशिश करिएगा। और इंटरव्यू कमेटी वही सवाल आपसे करती है जो आप जानते हैं, वो साधारण सा पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति का, हर विद्यार्थी का कुछ न कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कुछ उनके अच्छे होते हैं। जैसे कुछ लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है, कुछ लोगों का पॉलिटिकल थ्योरी अच्छा होता है, कुछ लोग IR बहुत अच्छा लगता है, कुछ कंपैरेटिव रहता है, कुछ लोग फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छा ध्यान रखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तैयार रहता है। तो कुछ न कुछ अच्छा सबका रहता है, आप उसी को तैयार करना है। अगर किसी को पॉलिटिकल थ्योरी बहुत बढ़िया लगता है पढ़ने में, तो आपको पूरी पॉलिटिकल थ्योरी तैयार करके जानी है। क्योंकि हमें लगता है, जो मेरा गेस है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या पढ़ करके आप आए हैं, तो आपने कहा कि थ्योरी हम पढ़ के आए हैं, तो थ्योरी पे सवाल चलने लगेंगे। और कोई भी जवाब देते समय कभी भी टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करिएगा, ऐसा यूज़ करिएगा कि उस पर सवाल आए तो हम आगे बढ़ा सकें, हम उसको आगे बता सकें। क्योंकि इंटरव्यू कमेटी आपके जो जवाब होते हैं उसी से नए सवाल पैदा करती है, उसी से नया सवाल पैदा करती है, और एक बहुत अच्छा रहता है। इसलिए कहते हैं कि इंटरव्यू देने वाला जैसे चाहे वो इंटरव्यू बोर्ड को अपनी तरफ घुमा सकता है। तो आप जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट किया, तुरंत पूछेगा तो प्रेसिडेंशियल टाइप गवर्नमेंट किसको कहते हैं, किस जगह प्रेसिडेंशियल टाइप बताएंगे तो कहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट का मुखिया होता है, फिर अमेरिका चला गया, कितने साल उनके कार्यकाल होते हैं, उपराष्ट्रपति सिस्टम कहाँ कहाँ पे है, ऐसे करके तमाम सवाल उसी में से निकलते चले जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, अमेरिका का हायर कौन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, वहाँ पे कांग्रेस के कितने पार्ट होते हैं, मेंबर रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में कौन ज़्यादा पावरफुल है, सीनेट में कितने मेंबर होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन से क्वेश्चन जनरेट होते चले जाते हैं। इसलिए जो भी आप लोग तैयार करिएगा उसमें टर्मिनोलॉजी, अगर आपको उससे आगे बढ़ना तो टर्मिनोलॉजी यूज करिए। अगर टर्मिनोलॉजी पता है तो आप ज़रूर कहिए, जैसे ही बोलिएगा वो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपके फ़ायदे के लिए चीज़ रहता है। तो आप लोग जिस पॉलिटिकल साइंस के जिस चैप्टर में आप लोगों का थिंकर्स अच्छा तैयार, तो थिंकर्स पढ़ कर जाइए, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि आप कौन सा टॉपिक आपका अच्छी तरह से तैयार है। तो आपके फेवर की चीज़ है ना, अगर ऐसा सवाल आता है तो आपके एडवांटेज है। इस बात के लिए और तैयार रहिएगा। उससे उम्मीद कम ही लगती है कि कभी कभी वो कह देते हैं कि हमें पढ़ा के दिखाइए बोर्ड पे, तो मार्कर वाइट बोर्ड आता है, मार्कर रहता है, तो आप कुछ टॉपिक उसमें वो नहीं देते हैं, दे भी सकते हैं नहीं भी देते हैं, बोले जो तैयार हो पढ़ा दीजिए आप। तो आप लिखना शुरू करिएगा, 2 ही 4 लाइन लिखिएगा, जैसे ही वो समझ जाते हैं कि आप कर सकते हैं। अगर उन्हें पूरा देखना रहेगा तो फिर आप पढ़ाते जाएंगे, फिर उस क्वेश्चन उसी में से
क्रॉस क्वेश्चन होते रहते हैं, लेकिन इसके लिए भी मेंटली आपको तैयार होकर जाना है। ऐसा ना हो कि वाइट मार के मिलते हाथ ही वाइब्रेट करने लगे, कांपने लगे। लेकिन आप समझिएगा कि वो 3 मेंबर नहीं, आपके 3 स्टूडेंट हैं जो आपकी चैम्बर में वो कोचिंग पढ़ने के लिए आए हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हैं। उनको ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। अरे आप लोगों से अच्छा कौन जानेगा, इतनी मेहनत करके तैयारी करके तो आप लोग पास हुए हैं। तो ये बातें हो गई। हमें लगता है कि हम लोग शुरुआत की सभी चीज़ें समेट चुके हैं। अब बचा रहा कि क्या पढ़ना, क्या कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसको हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद फिर मेरा आप लोग लें और खूब अच्छी तरह से मन स्थिति बनाएं अपना। बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम की नेगेटिव बातें सुनने मिलती हैं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा करेंगे, अच्छा नंबर मिलेगा, सिलेक्शन होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, और उसके बाद से क्या बात है, बल्ले बल्ले। मिलते हैं फिर, नमस्कार।